नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हॉरर की दुनिया में। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं उन कहानियों को जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी और दिल की धड़कनों को तेज कर देंगी। ऐसी रहस्यमयी कहानियां जहां आपको हर पल डर और खौफ का एहसास होगा। आज की हमारी कहानी है ट्रक ड्राइवर के पीछे खौफनाक चुड़ैल। मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ जाएंगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएंगी। तो ज्यादा समय न लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुनील यादव है। मैं एक ट्रक ड्राइवर हूं। आज मैं आपको अपने जीवन की उस रात की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने मेरी जिंदगी को मौत से भी बदतर बना दिया। वह रात थी जब मैंने और मेरे क्लासी जितेंद्र ने मौत की काली छाया का सामना किया। लेकिन वह मौत नहीं थी, वह चुड़ैल थी। मेघालय की हरी भरी वादियों से हमारा सफर शुरू हुआ। ट्रक में फल और सब्जियों का बड़ा सामान लादकर हम देहरादून की ओर रवाना हुए। जितेंद्र, जो पिछले 5 सालों से मेरा खलासी था, हमेशा की तरह मस्ती मजाक करता हुआ मेरे बगल में बैठा था। रात का समय हो चला था और हमने तय किया कि जल्द से जल्द हाईवे पार कर लें। चारों तरफ घना जंगल था और बीच बीच में सुनाई देती अजीब सी आवाजें माहौल को और डरावना बना रही थीं। हम हाईवे पर रात के करीब 11 बजे थे। चारों ओर सन्नाटा था। घने जंगल के दोनों तरफ अंधेरे में पेड़ों की परछाइयां भयानक आकृतियां बना रही थीं। ट्रक की हेडलाइट्स के आगे सिर्फ सड़क का छोटा सा हिस्सा दिखाई दे रहा था, बाकी सब घने अंधेरे में गुम हो चुका था। जितेंद्र, जो अब तक मजाक कर रहा था, अचानक चुप हो गया। उसने खिड़की के बाहर झांकते हुए धीरे से कहा, भैया, ये रास्ता कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैंने उसे डांटते हुए कहा, डर मत, ये तो हर रात का सफर है, बस ध्यान सड़क पर रखो। पर सच कहूं तो मेरे अंदर भी एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। हम एक घुमावदार मोड़ के पास पहुंचे ही थे कि अचानक ट्रक की हेडलाइट्स में एक आकृति चमकी। वह एक औरत थी, सफेद साड़ी में लिपटी हुई। उसका चेहरा झुका हुआ था और वह ठीक सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। अरे, ये कौन है इतनी रात को? मैंने बड़बड़ाते हुए तुरंत ब्रेक लगाया। ट्रक चीखते हुए रुक गया और अंदर का सन्नाटा और भी गहरा हो गया। जितेंद्र का चेहरा पीला पड़ गया था। उसने कांपती आवाज में कहा, भैया, ये इंसान नहीं लगती। मैंने खिड़की से बाहर झांक कर देखा। औरत वहीं खड़ी थी, एकदम स्थिर, जैसे किसी मूर्ति की तरह। उसकी सफेद साड़ी हवा में हल्की हल्की लहरा रही थी, लेकिन उसका शरीर एकदम निश्चल था। उसके लंबे खुले बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। हमने ट्रक को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। मेरी नजरें बार बार रियर व्यू मिरर में जा रही थीं, लेकिन वहां कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जितेंद्र डर से चुप हो गया था। वह अपने हाथों को आपस में मसल रहा था और उसकी सांसें तेज चल रही थीं। भैया, वो औरत यहां से गायब कैसे हो गई? उसने कांपते हुए कहा। मैंने उसे शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, कुछ नहीं है, शायद कोई पागल हो या फिर हमारा वहम। अब शांत बैठ और आगे देखने दे। रास्ता और भी सुनसान होता जा रहा था। ट्रक की हेडलाइट्स सड़क पर पड़ रही थीं, लेकिन उनकी रोशनी में आगे सिर्फ अंधेरा ही नजर आ रहा था। अचानक हमें दूर से किसी छोटे से गांव की रोशनी दिखाई दी। मैंने राहत की सांस ली और सोचा कि शायद वहां रुककर थोड़ा आराम कर लेंगे। लेकिन जैसे ही हम गांव के करीब पहुंचे, कुछ अजीब होने लगा। पहले हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई धीमे से हंस रहा हो। मैंने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन जितेंद्र ने डरते हुए मेरी ओर देखा। भैया, ये कैसी आवाज है? मैंने उसे डांटते हुए कहा, तू हर बात पर डरने लगता है, चुपचाप बैठ और हेडलाइट्स के बाहर मत देख। लेकिन फिर आवाज तेज होने लगी। वह हंसी अब गूंज रही थी, खौफनाक, भयानक और अस्वाभाविक। ऐसा लग रहा था जैसे कोई महिला जोर जोर से हंस रही हो, लेकिन उसकी हंसी में एक अलग ही खौफ था। जितेंद्र ने मेरी बांह पकड़ ली और कांपती आवाज में बोला, भैया, ये वही चुड़ैल है, हमें यहां से भागना होगा। मेरे शरीर में भी सिहरन दौड़ गई।
हंसी अब इतनी तेज हो चुकी थी कि हमारे कानों के पर्दे फटने को थे। मैंने ट्रक की रफ्तार बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन हंसी बंद नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह हंसी हमारे ट्रक के अंदर ही गूंज रही हो। भैया पीछे मत देखना, भगवान के लिए पीछे मत देखना। जितेंद्र लगभग चीख रहा था, लेकिन मेरी जिज्ञासा मुझ पर भारी पड़ी। मैंने धीरे से रियर व्यू मिरर में देखा। मुझे यकीन नहीं हुआ, वही सफेद साड़ी में लिपटी औरत ट्रक के पीछे दौड़ रही थी। उसकी रफ्तार इंसानों से कई गुना तेज थी और उसका चेहरा अब साफ दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें एकदम लाल थीं, जैसे जलती हुई आग। होंठ खून से सने हुए थे और उसके खुले बाल हवा में लहरा रहे थे। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि मेरे हाथों से स्टीयरिंग छूटते छूटते बचा। भैया भगवान के लिए मत देखो, वो हमारे पीछे है। जितेंद्र लगभग रोने लगा। मैंने जल्दी से अपनी नजर मिरर से हटाई और ट्रक की स्पीड को और तेज कर दिया, लेकिन वह औरत अभी भी हमारे पीछे थी। उसकी हंसी अब और भी खौफनाक हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह हमारे कानों के अंदर घुसकर हमारी आत्मा को झकझोर रही हो। अचानक वह हंसी बंद हो गई। ट्रक के अंदर सन्नाटा छा गया। जितेंद्र ने धीरे से पूछा, भैया क्या वो चली गई? लेकिन मैं कुछ कहने की हालत में नहीं था। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कांप रहे थे और दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि मुझे अपनी ही सांसें सुनाई दे रही थीं। कुछ क्षणों की खामोशी के बाद जितेंद्र ने धीरे से खिड़की के बाहर झांका। भैया लगता है वो अब नहीं है। मैंने भी राहत की सांस ली, लेकिन मेरे मन में अब भी अजीब सा डर था। हमने फिर से ट्रक को अपनी रफ्तार में चलाना शुरू किया, लेकिन उस हंसी की गूंज मेरे दिमाग में अब भी सुनाई दे रही थी। मुझे एहसास हो गया था कि यह सिर्फ एक शुरुआत थी। जो कुछ हमने देखा और सुना था वह उस रात के असली खौफ का एक छोटा सा हिस्सा था। अरे मैडम हटिए यहां से, मैंने खिड़की से चिल्लाया, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। जितेंद्र ने मेरे हाथ को जोर से पकड़ा और कहा, भैया इसे छोड़ो, ये चुड़ैल है, मुझे यहां से निकलना है। मैंने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए ट्रक को धीरे धीरे आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही ट्रक का इंजन गरजा वह औरत अचानक गायब हो गई। न आगे न पीछे, जैसे वह कभी वहां थी ही नहीं। जितेंद्र पसीने से तरबतर था। भैया मैंने कहा था ना, ये चुड़ैल थी, यहां से जल्दी निकलते हैं, नहीं तो हम फंस जाएंगे। उसकी बात ने मेरी धड़कनों को और तेज कर दिया। मैंने स्पीड बढ़ाई, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे महसूस हो रहा था कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। चुड़ैल की वह पहली झलक अब भी मेरी आंखों के सामने थी। उसके चेहरे की झलक भले ही साफ न दिखाई दी हो, लेकिन उसकी मौजूदगी ने हमारे सफर की शुरुआत को एक खौफनाक मोड़ पर ला दिया था। हंसी थम चुकी थी, लेकिन उसका असर हमारे दिलों पर गहरा था। मैं ट्रक को यथासंभव तेज चला रहा था, जैसे हम उस जगह से जितनी जल्दी हो सके भाग निकले। जितेंद्र खिड़की से बाहर झांकने की भी हिम्मत नहीं कर रहा था। उसकी आंखें बंद थीं और वह भगवान का नाम बुदबुदा रहा था। मैं उसे डांटना चाहता था, लेकिन मेरी खुद की हालत उससे बेहतर नहीं थी। हमने मुश्किल से 5 किलोमीटर और तय किए होंगे कि अचानक ट्रक का इंजन झटके देने लगा। अब क्या हो गया? मैंने बुदबुदाते हुए गियर बदला, लेकिन ट्रक धीमा होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमें रोकने की कोशिश कर रही हो। तभी रियर व्यू मिरर में मैंने उसे फिर देखा। वही औरत सफेद साड़ी में लिपटी हुई हमारे ट्रक के ठीक पीछे चल रही थी, लेकिन इस बार वह सिर्फ दौड़ नहीं रही थी, वह हवा में तैर रही थी, जैसे उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। उसका चेहरा अब भी झुका हुआ था और बाल उसके चेहरे को पूरी तरह ढक रहे थे। भैया वो फिर आ गई, जितेंद्र ने डर से चीखते हुए कहा। मैंने उसे चुप रहने का इशारा किया और ट्रक को जितना हो सकता था तेज चलाने की कोशिश की, लेकिन ट्रक की गति जैसे किसी अज्ञात शक्ति के अधीन हो गई थी। इंजन की आवाज अब धीमी और घुटी हुई लग रही थी। वह औरत अब और पास आ गई थी। उसकी आंखें, जो अब जलती हुई लाल थीं, सीधा मेरे मिरर से मुझे घूर रही थीं। उसकी हंसी फिर से शुरू हो गई, लेकिन इस बार उसकी हंसी में एक अजीब सी गूंज थी, जैसे वह हर तरफ से आ रही हो। भैया
हम बुरी तरह फंस गए हैं, ये हमें नहीं छोड़ेगी। जितेंद्र की आवाज में ऐसा डर था कि मैंने उसे पहली बार इतना कमजोर महसूस किया। मैंने अचानक स्टीयरिंग घुमाया और ट्रक को सड़क से किनारे की तरफ ले गया। मेरा प्लान था कि किसी तरह उससे बचने के लिए रास्ता बदल दिया जाए, लेकिन जैसे ही हमने रास्ता बदला, वह चुड़ैल अब ट्रक के बराबर आ गई। वह हमारे बगल में हवा में तैर रही थी। उसकी साड़ी हवा में लहरा रही थी और उसका चेहरा अब धीरे धीरे स्पष्ट हो रहा था। ये देख मेरी सांसें रुक गईं। उसके होंठों पर खून के निशान थे और उसकी मुस्कान इतनी भयानक थी कि मुझे लगा मेरी आत्मा शरीर छोड़ देगी। भैया, वो ट्रक के अंदर आने की कोशिश कर रही है, जितेंद्र ने खिड़की की तरफ इशारा करते हुए चिल्लाया। मैंने देखा कि उसने अपने लंबे नुकीले नाखूनों से खिड़की पर खरोंचें डालनी शुरू कर दी थीं। उसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि खिड़की के शीशे में दरारें पड़ने लगीं। मैंने अपनी पूरी ताकत से ट्रक को घुमाया और स्पीड बढ़ाने की कोशिश की। इस बार ट्रक जैसे मेरी बात मान गया, लेकिन वह चुड़ैल अभी भी हमारा पीछा कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह हमारे साथ खेल रही हो, जैसे किसी शिकारी का शिकार करने का अंदाज हो। हमने आगे एक पुल देखा जो एक छोटे से नदी के ऊपर बना हुआ था। मैंने सोचा शायद पानी के पास जाने से यह चुड़ैल हमें छोड़ दे। मैंने ट्रक को पुल की ओर मोड़ा, लेकिन वह और भी तेज हो गई। अब वह ट्रक के ठीक ऊपर तैर रही थी। भैया, इसे रोकना होगा, नहीं तो हम बच नहीं पाएंगे, जितेंद्र लगभग रोते हुए कह रहा था। लेकिन मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैं केवल ट्रक को चलाने में ध्यान लगा रहा था, लेकिन उसकी उपस्थिति ने हमारी हर कोशिश को बेकार कर दिया। हम पुल के पास पहुंचे ही थे कि अचानक उसने एक जोरदार चीख मारी। उसकी आवाज इतनी तीखी थी कि हमें लगा हमारे कान के पर्दे फट जाएंगे। ट्रक का स्टीयरिंग मेरे हाथों से लगभग छूट गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह चुड़ैल हमें पुल से नीचे फेंक देना चाहती हो। लेकिन तभी मैंने कुछ ऐसा देखा जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया। नदी के पानी में उसकी परछाई नहीं थी। वह एक भ्रम या साया नहीं थी, बल्कि कुछ ऐसा जो इंसानी समझ से परे था। अब यह साफ हो गया था कि वह हमारे पीछे क्यों पड़ी थी। लेकिन क्यों? क्या उसने हमें किसी चीज के लिए चुना था, या यह सिर्फ हमारी किस्मत थी? यह सवाल मेरे दिमाग में गूंज रहा था, लेकिन हमारे पास समय नहीं था। वह चुड़ैल अब भी हमारे ठीक ऊपर थी और उसकी हंसी अब पहले से भी ज्यादा डरावनी हो चुकी थी। चुड़ैल की भयानक चीख और पीछा करते वक्त हम जैसे तैसे उस पुल को पार कर गए। जितेंद्र अब बिल्कुल खामोश था, जैसे उसका दिमाग सुन्न हो गया हो। उसकी आंखें बंद थीं और वह दोनों हाथ जोड़कर बुदबुदा रहा था। मैं ट्रक को बिना रुके तेज चलाने की कोशिश कर रहा था। मेरा ध्यान पूरी तरह सड़क पर था, लेकिन मेरे भीतर कहीं न कहीं यह एहसास गहराता जा रहा था कि हम उससे बच नहीं पाएंगे। कुछ किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद जंगल का घना इलाका शुरू हो गया। सड़क पर सन्नाटा था। सिर्फ ट्रक का इंजन और टायरों की आवाज हमें सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी और ही दुनिया में आ गए हों। कोई अन्य वाहन न पास से गुजर रहा था, न ही कहीं दूर रोशनी दिखाई दे रही थी। तभी अचानक ट्रक ने झटका दिया और धीमा पड़ने लगा। मैं चौंक उठा। अब क्या हुआ? मैंने गियर बदलते हुए कहा, लेकिन ट्रक ने मानो चलने से इनकार कर दिया। इंजन से अजीब सी आवाज आने लगी, जैसे कोई मरे हुए जानवर की घुटी हुई चीख हो। मैंने फिर से ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन यह पूरी तरह बंद हो चुका था। भैया, यह अच्छा नहीं हो रहा, जितेंद्र ने कांपते हुए कहा। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। मैंने खुद को संयमित करने की कोशिश की और ट्रक का बोनट खोलकर देखने का फैसला किया। जैसे ही मैंने ट्रक का दरवाजा खोला, ठंडी हवा का एक झोंका आया। हवा में अजीब सी दुर्गंध थी, जैसे सड़े हुए मांस की। मैं नीचे उतरा और बोनट खोलकर इंजन चेक करने लगा, लेकिन जैसे ही मैं नीचे झुका, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मुझे घूर रहा हो। मैंने धीरे से सिर उठाकर चारों तरफ देखा। वहां कुछ भी नहीं था। तभी जितेंद्र ने ट्रक के अंदर से चिल्लाते हुए कहा, भैया जल्दी आओ, मत नीचे रहो। उसकी आवाज में ऐसा डर था कि मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने जल्दी जल्दी इंजन देखने की कोशिश की,
लेकिन कोई समस्या समझ नहीं आ रही थी। सब कुछ ठीक लग रहा था। जैसे ही मैं ट्रक में वापस चढ़ने के लिए मुड़ा, मुझे अपने ठीक पीछे कुछ महसूस हुआ, जैसे कोई खड़ा हो और मेरी गर्दन के पास सांस ले रहा हो। मेरी सांसें थम गईं। मैंने पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं की। जितेंद्र अब रोने लगा था। भैया जल्दी अंदर आ जाओ, वह तुम्हारे पीछे है। मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। मैंने बिना पीछे देखे ट्रक के अंदर छलांग लगाई और दरवाजा बंद कर लिया। अंदर आते ही मैंने देखा कि जितेंद्र का चेहरा सफेद पड़ चुका था और उसकी उंगली ट्रक की खिड़की की ओर इशारा कर रही थी। मैंने खिड़की की तरफ देखा और मेरा खून जैसे जम गया। वही चुड़ैल ट्रक के ठीक बाहर खड़ी थी। उसकी लाल जलती हुई आंखें इस बार सीधे मेरी आंखों में देख रही थीं। उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई थी और उसके लंबे नुकीले दांत साफ नजर आ रहे थे। उसकी साड़ी का निचला हिस्सा जमीन से ऊपर उठ चुका था, जैसे वह हवा में तैर रही हो। उसने अपने हाथ उठाए और उसके लंबे नाखून खिड़की पर खरोंच मारने लगे। शीशे पर खरोंच की आवाज ऐसी थी जैसे किसी चाकू से पत्थर को घिसा जा रहा हो। जितेंद्र पीछे हटकर ट्रक के कोने में सिमट गया था। भैया, ये खत्म नहीं होगी, हमसे बचने का कोई रास्ता नहीं है। मैंने ट्रक को स्टार्ट करने की आखिरी कोशिश की। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने इग्निशन घुमाया और इंजन ने घुरघुराने की आवाज की, लेकिन फिर भी वह चालू नहीं हुआ। बाहर चुड़ैल अब भी खिड़की के पास थी और उसकी आंखों में एक खौफनाक चमक थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह हमसे खेल रही हो। भैया कुछ करो, ये हमें खा जाएगी। जितेंद्र की आवाज मेरी हिम्मत को तोड़ रही थी। मैंने फिर से ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की। इस बार ट्रक ने थोड़ी सी हलचल दिखाई। बाहर चुड़ैल ने अचानक अपना सिर घुमाया और ऐसा लगा जैसे वह कुछ बुदबुदा रही हो। तभी ट्रक के शीशे पर खून की मोटी बूंदें गिरने लगीं। ये खून कहां से आ रहा था? ये सवाल मेरे दिमाग में गूंज रहा था, लेकिन डर के मारे मैं कुछ सोच नहीं पा रहा था। मैंने पूरी ताकत से एक बार और ट्रक स्टार्ट किया। इस बार ट्रक ने झटका दिया और चालू हो गया। मैंने फौरन गियर डाला और ट्रक को पूरी रफ्तार से आगे बढ़ा दिया। लेकिन मुझे पता था कि यह सिर्फ एक शुरुआत थी। वह हमें इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं थी। ट्रक की इंजन की गड़गड़ाहट अब हमारे दिल की धड़कनों से तेज थी। मैं ट्रक को पूरी रफ्तार से भगाने की कोशिश कर रहा था। जितेंद्र कोने में सिमटा हुआ था। उसके होंठ भगवान का नाम बुदबुदा रहे थे। मैंने मिरर में देखा और मेरी रूह कांप उठी। वह चुड़ैल हमारे ट्रक के पीछे हवा में तैरते हुए तेजी से हमारा पीछा कर रही थी। उसकी सफेद साड़ी हवा में लहरा रही थी और उसके लंबे बालों ने उसका चेहरा पूरी तरह ढक रखा था। भैया, वो फिर आ गई, जितेंद्र ने कांपती आवाज में कहा। मैंने उसे चुप रहने का इशारा किया, लेकिन मेरे खुद के हाथ स्टीयरिंग पर कांप रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि ट्रक की रफ्तार भी अब उसकी रफ्तार के सामने कम पड़ रही है। तभी अचानक वह चुड़ैल ट्रक के ठीक ऊपर आ गई। ट्रक का बोनट जैसे उसके भार से झुकने लगा। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वह ऐसा कैसे कर रही थी, लेकिन मुझे ट्रक का नियंत्रण मुश्किल होता महसूस हुआ। उसकी भयानक हंसी पूरे ट्रक के अंदर गूंज रही थी। अचानक ट्रक का अगला शीशा टूटने की आवाज हुई। मैंने ऊपर देखा और वह चुड़ैल अब ट्रक की छत से झांक रही थी। उसकी जलती हुई लाल आंखें और चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे मौत खुद हमारी तरफ देख रही हो। भैया, दरवाजा बंद कर लो, वो अंदर आ जाएगी, जितेंद्र ने रोते हुए चिल्लाया। मैंने ट्रक को काबू में रखने की कोशिश की, लेकिन तभी वह चुड़ैल ट्रक की छत से कूदकर सामने के बोनट पर आ गई। उसके नाखून लोहे की छत को खरोंच रहे थे। मैं उसके चेहरे को साफ देख सकता था। वह एक क्षण के लिए भी अपनी डरावनी मुस्कान छोड़ने को तैयार नहीं थी। तभी उसने अपनी लंबी हड्डियों जैसी उंगलियों से ट्रक के फ्रंट ग्लास को खरोंचना शुरू कर दिया। ग्लास पर गहरी दरारें पड़ने लगीं। उसकी ताकत इंसानी नहीं लग रही थी। भैया, वो शीशा तोड़ देगी, जितेंद्र ने चिल्लाया। मैंने ट्रक की रफ्तार बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन ट्रक अब अजीब झटके दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी अदृश्य जाल में फंस गया हो। तभी शीशा एक जोरदार आवाज के साथ चकनाचूर हो गया
और वह चुड़ैल अंदर झांकने लगी। उसकी लंबी पतली गर्दन इतनी लचीली थी कि वह किसी सांप की तरह ट्रक के अंदर तक आ रही थी। मैंने स्टीयरिंग छोड़कर अपने पास रखी एक लोहे की रॉड उठाई और उस पर हमला किया, लेकिन रॉड उसके शरीर से होकर निकल गई, जैसे वह असली न होकर किसी साई की तरह हो। उसने एक जोरदार चीख मारी जिससे हमारे कान सुन्न हो गए। ट्रक के अंदर हर चीज कांपने लगी। जितेंद्र अब मेरी सीट के पीछे छुप गया था, लेकिन मैं कहीं भाग नहीं सकता था। उसकी लाल आंखें मुझ पर गड़ गई थीं। उसने अपनी हड्डियों जैसी उंगलियां मेरी तरफ बढ़ाईं। ऐसा लग रहा था कि वह मुझे ट्रक से बाहर खींच लेगी। मैंने अपनी पूरी ताकत से ट्रक का हॉर्न बजाया। अचानक उसकी चीख और भयानक हो गई। वह पलटकर ट्रक से नीचे कूद गई और सड़क पर जा खड़ी हुई, लेकिन उसकी हरकतें अब भी जारी थीं। वह अपनी गर्दन को अजीब तरह से घुमा रही थी, जैसे हमें और डराने की कोशिश कर रही हो। मैंने रफ्तार और तेज कर दी, लेकिन तभी ट्रक के टायर के नीचे कुछ भारी चीज आ गई और ट्रक बुरी तरह झटके खाकर रुक गया। मैंने जल्दी से बाहर झांक कर देखा। सड़क पर खून का एक बड़ा सा धब्बा फैल गया था, लेकिन आसपास किसी भी इंसान या जानवर का कोई निशान नहीं था। भैया, अब क्या करेंगे? ये हमें मार डालेगी। जितेंद्र रोते हुए बुदबुदा रहा था। मुझे पता था कि अब हम फंस चुके हैं। चुड़ैल अभी भी सड़क पर खड़ी थी और उसकी आंखों में ऐसी चमक थी जैसे उसने हमें पूरी तरह जकड़ लिया हो। यह हमला अभी खत्म नहीं हुआ था, यह तो बस शुरुआत थी। ट्रक के अचानक रुकने के बाद चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। इंजन की गड़गड़ाहट खत्म हो चुकी थी और अब सिर्फ हमारे दिलों की तेज धड़कनें सुनाई दे रही थीं। अंधेरे में सड़क के किनारे खड़ा ट्रक मानो किसी शिकार की तरह महसूस हो रहा था, जो जंगल के खतरों के बीच अकेला और असहाय था। जितेंद्र ने कांपती आवाज में कहा, भैया, यहां से निकल चलो, वरना हम बचेंगे नहीं। मैंने गहरी सांस ली और ट्रक को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन हर बार इंजन सिर्फ घुरघुराने की आवाज करता और फिर खामोश हो जाता। ऐसा लग रहा था जैसे ट्रक भी उस चुड़ैल के डर से काम नहीं कर रहा। चारों तरफ घना अंधेरा था। सड़क के दोनों ओर ऊंचे पेड़ थे, जिनकी शाखाएं हवा में ऐसे हिल रही थीं जैसे वे किसी अनजाने खतरे की चेतावनी दे रही हों। हवा में अजीब सी गंध थी, सड़ी हुई और बासी, जो हमारे दिलों में और ज्यादा डर पैदा कर रही थी। तभी जंगल के अंदर से एक अजीब सी चीख गूंजी। वह आवाज ऐसी थी जैसे कोई औरत दर्द से कराह रही हो। जितेंद्र चौंक कर बोला, भैया, वो फिर आ गई, वो हमें खत्म कर देगी। मैंने भी डरते हुए खिड़की के बाहर देखा, पर वहां कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उस चीख के साथ ही जंगल से कुछ और आवाजें आने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कई लोग एक साथ जोर जोर से चिल्ला रहे हों। उन चीखों में दर्द, गुस्सा और खौफ था, मानो किसी को बुरी तरह से सजा दी जा रही हो। जितेंद्र ने मेरे हाथ पकड़ लिए। उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी हो चुकी थीं। भैया, ये आवाजें इंसानों की नहीं हैं, ये किसी और ही दुनिया की लग रही हैं। मैंने हिम्मत जुटाई और ट्रक से नीचे उतरने की सोची। जितेंद्र ने मुझे रोकने की कोशिश की। भैया, मत जाओ, ये हमारी आखिरी गलती होगी। लेकिन मुझे ट्रक के नीचे झांक कर देखना था कि आखिर टायर क्यों जाम हो गया है। जैसे ही मैं नीचे उतरा, जंगल की चीखें और तेज हो गईं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे बाहर आने के लिए उकसा रहा हो। मैंने टॉर्च जलाकर ट्रक के नीचे देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। टायर भी सही सलामत लग रहे थे। फिर यह ट्रक क्यों नहीं चल रहा था? तभी पीछे से एक ठंडी हवा का झोंका आया। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरी गर्दन के पास धीरे से सांस ली हो। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। कोई नहीं था, लेकिन वह चीख अब और करीब से सुनाई दे रही थी। जंगल के अंदर अंधेरे में मुझे कुछ हलचल सी महसूस हुई। टॉर्च की रोशनी उस तरफ फेंकी तो कुछ भी साफ नहीं दिखा, लेकिन तभी पेड़ों के बीच दो जलती हुई लाल आंखें चमक उठीं। उन आंखों को देखते ही मेरा दिल धड़कना बंद सा हो गया। भैया, वो जंगल से आ रही है, जितेंद्र ने ट्रक के अंदर से चिल्लाकर कहा। मैं समझ गया कि वह चुड़ैल अब हमें कहीं और फंसाने की कोशिश कर रही है। तभी चीखें और भयानक हो गईं।
अब उन चीखों में किसी औरत के रोने की आवाज भी शामिल हो गई थी। रोना ऐसा था जैसे कोई अपने बच्चे को खो चुका हो। जंगल में अजीब सी हरकतें होने लगीं। पेड़ों की शाखाएं आपस में टकरा रही थीं और जमीन पर सूखे पत्तों की चरमराहट साफ सुनाई दे रही थी। मैंने जल्दी से ट्रक में वापस चढ़ने की कोशिश की, लेकिन तभी वह चुड़ैल ट्रक के ठीक सामने प्रकट हो गई। उसकी साड़ी अब भीगी हुई लग रही थी, जैसे वह खून में डूबी हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसके होंठों पर एक खतरनाक मुस्कान। उसने जंगल की ओर इशारा किया। उसकी लंबी उंगली उस दिशा में उठी हुई थी जहां से चीखें आ रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह हमें बुला रही हो। जितेंद्र ने लगभग रोते हुए कहा, भैया, अगर हम उसके पीछे गए तो कभी वापस नहीं लौट पाएंगे। मेरे सामने अब दो विकल्प थे, या तो जंगल की उन चीखों का सामना करूं या ट्रक में बैठा रहूं और अपनी किस्मत का इंतजार करूं। लेकिन मैं जानता था यह चुड़ैल हमें यहां से जिंदा नहीं जाने देगी। जंगल की चीखें अभी भी हमारे दिल दहला रही थीं। ट्रक के अंदर बैठे हम दोनों ने अपनी सांसें रोक रखी थीं, मानो कोई हलचल हमें उस चुड़ैल के शिकंजे में खींच लेगी। मैंने जितेंद्र की ओर देखा, जो सीट के कोने में सिमटा हुआ था। उसकी आंखें बंद थीं और वह लगातार भगवान का नाम ले रहा था। जितेंद्र, हिम्मत रख, हमें यहां से निकलने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। मैंने हौसला देने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज में भी डर साफ झलक रहा था। जैसे ही मैंने ट्रक को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की, उस जंगल से आती हुई चीखें अचानक बंद हो गईं। इस खामोशी ने माहौल को और ज्यादा डरावना बना दिया। जितेंद्र ने घबराई हुई आवाज में कहा, भैया, ये खामोशी ये खतरे का संकेत है। वो कुछ करने वाली है। अचानक ट्रक की खिड़की पर तेज थपकी की आवाज हुई। हमने दोनों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी ट्रक की लाइट अपने आप जल बुझने लगी। उस झपकती रोशनी में मैंने महसूस किया कि जितेंद्र अब मुझसे कुछ दूर खिसकने लगा था। जितेंद्र, तुम कहां जा रहे हो? यहीं बैठो। लेकिन वह चुपचाप अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखें अजीब सी लग रही थीं, जैसे वह नींद में चल रहा हो। भैया, वो बुला रही है, मुझे जाना होगा, उसने एक सपाट और ठंडी आवाज में कहा। जितेंद्र, रुक, बाहर मत जा। मैंने चिल्लाकर उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी के वश में आ गया हो। वह ट्रक के दरवाजे को खोलकर बाहर निकल गया। जंगल की ओर बढ़ते हुए वह बिल्कुल शांत था, जैसे उसे कोई डर ना हो। मैंने ट्रक से नीचे उतरकर उसे रोकने की कोशिश की। जितेंद्र, मत जा, यह तेरी जान ले लेगी। लेकिन मेरी आवाज जैसे हवा में खो गई। जंगल से आती अजीब सरसराहट और ठंडी हवाओं के बीच मैंने उसे पेड़ों के बीच गायब होते देखा। मैं जल्दी जल्दी उसके पीछे दौड़ा, लेकिन जैसे ही मैं कुछ कदम आगे बढ़ा, मेरे पैरों के नीचे की जमीन नरम पड़ने लगी। वहां ऐसा लग रहा था जैसे पूरा इलाका दलदल में बदल रहा हो। जितेंद्र, मैं जोर से चिल्लाया, लेकिन मेरी आवाज का कोई जवाब नहीं आया। पेड़ों के पीछे से वही भयानक हंसी फिर से गूंजने लगी। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह चुड़ैल अब खेल खेल रही हो। कुछ ही पलों में जितेंद्र पूरी तरह से मेरी नजरों से ओझल हो गया। चारों ओर सिर्फ अंधेरा था। वह चीखें, वह ठंडी हवा और वह हंसी, सब ने मुझे अंदर तक कंपा दिया। तभी मुझे जितेंद्र की आवाज सुनाई दी। वह दर्द से चिल्ला रहा था, भैया बचाओ, वो मुझे ले जा रही है। उसकी आवाज जंगल के किसी गहरे कोने से आ रही थी। मैंने उस दिशा में दौड़ने की कोशिश की, लेकिन हर कदम पर मेरा शरीर भारी होता जा रहा था। पेड़ों के पीछे से आती लाल चमक ने मेरे अंदर के डर को और बढ़ा दिया। मैं जानता था कि जितेंद्र खतरे में है, लेकिन मैं खुद को असहाय महसूस कर रहा था। तभी वह आवाज अचानक बंद हो गई। अब वहां न कोई चीख थी, न जितेंद्र का नाम पुकारना। जंगल एक बार फिर सन्नाटे में डूब गया। मैंने चारों ओर देखा, लेकिन जितेंद्र का कहीं कोई निशान नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वह जमीन निगल गई हो। जितेंद्र, मैंने आखिरी बार पूरी ताकत से पुकारा, लेकिन जवाब में सिर्फ वही खौफनाक हंसी सुनाई दी। ये हंसी अब जंगल के हर कोने से आ रही थी, जैसे वह चुड़ैल मेरे ऊपर अपनी जीत का जश्न मना रही हो।
मेरा दोस्त अब गायब हो चुका था और मैं समझ गया था कि मैं इस खेल में अकेला रह गया हूं। जितेंद्र के गायब होने के बाद मैं खुद को पूरी तरह से टूटा हुआ और असहाय महसूस कर रहा था। उसकी चीखें और जंगल की खौफनाक हंसी मेरे कानों में गूंज रही थी। मैंने तय किया कि अब और नहीं छिपा जा सकता। मुझे उस चुड़ैल की सच्चाई का सामना करना ही होगा। ट्रक अब भी वहीं खड़ा था, लेकिन उसमें बैठना बेकार लग रहा था। मैंने टॉर्च संभाली और जितेंद्र को खोजने के लिए जंगल की ओर बढ़ा। जैसे ही मैंने कुछ कदम अंदर रखा, मुझे पेड़ों के बीच किसी का हल्का सा साया दिखा। ये वही सफेद साड़ी वाली औरत थी। इस बार वह स्थिर खड़ी थी, उसकी पीठ मेरी ओर थी। तू कौन है? हमें क्यों परेशान कर रही है? मैंने हिम्मत करके चिल्लाया। मेरी आवाज कांप रही थी, लेकिन मैंने अपनी पूरी ताकत से सवाल पूछा। औरत ने धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाई। उसकी गर्दन का मरोड़ इतना अजीब था कि मुझे लगा वह इंसान नहीं, कुछ और ही है। उसका चेहरा इस बार और भी डरावना था। उसकी आंखों में नफरत और दर्द की ज्वाला थी। उसने अपनी सूखी और खुरदरी आवाज में कहा, तुम इंसान हर बार हमारे इलाके में आकर हमारी शांति को भंग करते हो। अब इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उसके शब्द सुनकर मैं हैरान रह गया। हमने क्या किया है? हमारा यहां कोई गलत इरादा नहीं था, मैंने जवाब दिया। चुड़ैल ने जोर से ठाका लगाया। तुम जैसे हजारों लोग ये कहते हुए आए हैं, लेकिन किसी ने भी मेरी बातों को नहीं समझा। मैं तुम्हें दिखाती हूं कि मैं कौन हूं और क्यों तुम्हारे जैसे हर इंसान को सजा देती हूं। उसने अपनी उंगलियों से हवा में कुछ इशारे किए और अचानक जंगल के पेड़ हिलने लगे। ठंडी हवा ने मुझे कंपा दिया। उसके चारों ओर एक अजीब सी रोशनी बनने लगी। अचानक मेरे सामने एक भयानक दृश्य उभरा। मैंने देखा कि यह जगह पहले एक शांत गांव हुआ करती थी। लोग यहां हंसते खेलते रहते थे, लेकिन एक दिन कुछ बाहरी लोग आए और इस गांव की महिलाओं पर जुल्म ढाने लगे। उन्हीं में से एक महिला जो गर्भवती थी, उन दरिंदों के हाथों मारी गई। मैं वही महिला हूं, चुड़ैल की आवाज गूंजी। उन्होंने मेरे बच्चे को छीन लिया, मुझे जिंदा जलाया और मेरी आत्मा को इस जंगल में कैद कर दिया। तब से हर उस इंसान को सजा देती हूं जो मेरी तरह निर्दोषों को सताता है या मेरी जमीन पर कदम रखता है। यह सुनकर मेरा दिल दहल गया। मैंने कहा, लेकिन हमने कुछ नहीं किया है। हम सिर्फ यहां से गुजर रहे थे, हमें जाने दो। चुड़ैल ने गुस्से में अपनी आंखें लाल कर लीं। जो भी इस जंगल में आता है वह मेरे श्राप से नहीं बच सकता, लेकिन अब मेरे गुस्से की वजह सिर्फ यह नहीं है। तुम लोगों की लापरवाही ने मेरे श्राप को और मजबूत कर दिया है। मैं समझ गया कि यह चुड़ैल सिर्फ बदले की आग में जल रही थी। जितेंद्र को गायब कर देना और हमें सताना उसका तरीका था, अपनी पीड़ा का बदला लेने का। लेकिन मैं जानता था कि उससे लड़कर जीतना असंभव है। क्या कोई रास्ता है जिससे हम तुम्हारी आत्मा को शांति दे सकें? मैंने हिम्मत करके पूछा। उसने कुछ देर तक मुझे घूरा, फिर उसने कहा, अगर तुम मेरी कहानी पूरी दुनिया को बताओ और यह सुनिश्चित करो कि कोई और इस जगह को अपवित्र न करे, तो मैं तुम्हें जाने दूंगी। लेकिन अगर झूठ बोलोगे तो तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए मेरे साथ यहां बंधी रहेगी। यह सुनकर मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। चुड़ैल की सच्चाई अब मेरे सामने थी, लेकिन उसे बताना या उसे शांत करना मेरी सबसे बड़ी चुनौती थी। चुड़ैल की सच्चाई को जानने के बाद मैंने उसके सामने एक समझौता किया था, लेकिन मेरी आत्मा में अब भी गहरी असमंजस और डर था। मैं जानता था कि मुझे इस रहस्यमयी जंगल से बाहर निकलने के लिए जितेंद्र की याद को अपने दिल से निकालकर उस चुड़ैल से जुड़ी पूरी कहानी लोगों तक पहुंचानी होगी। लेकिन मुझे यह भी महसूस हो रहा था कि जितेंद्र कहीं न कहीं मेरे आसपास ही है। जैसे ही मैंने जंगल के घने अंधेरे को निहारते हुए कदम बढ़ाए, मुझे अचानक कोई आवाज सुनाई दी। यह आवाज जितेंद्र की ही थी। वह मुझे पुकार रहा था, लेकिन उसकी आवाज में दर्द और भय था। भैया, मुझे बचाओ! जितेंद्र की आवाज ने मेरी धड़कनें तेज कर दी। मैंने तुरंत उसकी ओर दौड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैं कुछ कदम बढ़ता, मुझे लगा जैसे कोई इनविजिबल दीवार मुझसे टकरा रही हो। मैंने अपनी आंखों को चौड़ा करके देखा और वहां एक
पेड़ के पीछे से जितेंद्र की झलक दिखाई दी। उसकी कटी फटी हालत थी। उसका चेहरा डर से स्याह पड़ा हुआ था और उसकी आंखों में दहशत साफ झलक रही थी। वह पूरी तरह से बेहलाह और थका हुआ दिख रहा था। जितेंद्र, मैंने जोर से चिल्लाया, लेकिन वह जवाब नहीं दे सका। वह बस खड़ा था और जंगल के अंधेरे में मुझे देख रहा था। उसकी मुंह से निकला हुआ शब्द बिल्कुल साफ नहीं था, लेकिन मैंने सुना, भैया, वो मुझे नहीं छोड़ने वाली। मुझे वह अपनी दुनिया में खींच चुकी है। मैंने उसके पास पहुंचने की पूरी कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैं और करीब पहुंचा, उसने अचानक झपकते हुए अपने हाथ से मुझे रुकने का इशारा किया। वह एक कदम और पीछे हटते हुए बोला, भैया, मुझे छोड़ दो, वो मुझे वापस ले जाएगी। तभी मेरी आंखों के सामने से वह गायब हो गया। वह कोई अदृश्य शक्ति के तहत जंगल की गहराई में समा गया था। मेरी हड्डियों में सिहरन दौड़ गई और उस पल मैंने समझ लिया कि जितेंद्र अब उस चुड़ैल के कब्जे में पूरी तरह से समाहित हो चुका है। मैंने आक्रोश और भय से चिल्लाते हुए कहा, तुम जो चाहती हो वह नहीं होगा। लेकिन जंगल की हवा में मेरी आवाज खो गई। मैं पूरी तरह से अकेला था। जितेंद्र की यादें और उस भयानक चुड़ैल की मौजूदगी मुझे पूरी तरह से निगल चुकी थी। अब मेरे पास एक ही रास्ता बचा था, सच्चाई को सब तक पहुंचाना। लेकिन क्या मैं इस जंगल से बाहर सुरक्षित लौट पाऊंगा, या चुड़ैल मेरी आत्मा को भी अपने साथ लेकर चली जाएगी? यह एक बड़ा सवाल था। जितेंद्र के गायब होने और चुड़ैल की भयानक सच्चाई को जानने के बाद मैं जैसे तैसे जंगल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। मेरा मन घबराया हुआ था, लेकिन मैं जानता था कि अगर मुझे अपनी जान बचानी है तो मुझे उस चुड़ैल को हर हाल में दुनिया के सामने लाना होगा। मैंने कसम खाई थी कि जितेंद्र का सच, उसकी दर्दनाक मौत और यह जंगल हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। मैं धीरे धीरे जंगल के उस हिस्से से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जंगल की ठंडी हवा अब पहले से कहीं ज्यादा घातक लग रही थी। हर कदम बढ़ाने पर ऐसा लगता था जैसे कोई मुझे पीछे से घेर रहा हो। उस अंधेरे में जंगल की हर छाया और पेड़ मेरे सामने एक नई डरावनी आकृति में बदलते जा रहे थे। तभी अचानक मुझे उसी खौफनाक हंसी सुनाई दी जो पहले हम दोनों ने सुनी थी। यह हंसी अब मेरे पास बहुत पास थी, जैसे वह चुड़ैल बिल्कुल मेरे ऊपर खड़ी हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। फिर वह हंसी फिर से आई, लेकिन इस बार वह सीधे मेरी खोपड़ी के अंदर गूंज रही थी, जैसे मेरी आत्मा को रौंदने की कोशिश कर रही हो। मैं कांपते हुए पीछे मुड़ा और सामने वही सफेद साड़ी में लिपटी चुड़ैल खड़ी थी। उसकी आंखों में आग थी और उसकी उंगलियां जैसे मुझे चीरने के लिए ताड़ रही थीं। वह मेरे सामने आकर बोली, तुमने जितेंद्र को तो खो दिया, अब तुम्हारी बारी है। वह मुझसे एक कदम और पास आई और एक भयंकर ठंडी लहर मेरे पूरे शरीर में दौड़ गई। मेरी आंखों के सामने घना अंधेरा छा गया। फिर चुड़ैल ने अपनी लंबी और खोखली अंगुली से मेरी छाती की ओर इशारा किया। मुझे महसूस हुआ जैसे मेरी आत्मा उसकी पकड़ में आ गई हो। मैंने पूरी ताकत से चिल्लाया, तुम मुझे नहीं ले जा सकती। लेकिन उसका ठहाका और तेज हो गया। उसने कहा, तुम जो चाह रहे हो वह तुम्हारे बस में नहीं है। तुम मेरे जंगल में हो और यहां की हर चीज मेरे नियंत्रण में है। मैं जितना उसे पीछे हटाने की कोशिश करता, उतना ही वह और करीब आती जाती। मेरी सांसें घुट रही थीं और मेरा दिल जैसे बाहर कूदने को तैयार था। तभी मेरी आंखों के सामने अचानक जंगल की दीवारों के बीच अजीब सी हलचल होने लगी, जैसे कोई छाया मेरी ओर बढ़ रही हो। और फिर वही दृश्य सामने आया, जितेंद्र की आत्मा जो अब पूरी तरह से चुड़ैल के प्रभाव में आ चुकी थी। उसकी आंखों में भय और पीड़ा थी और वह मुझे आखिरी बार पुकार रहा था, भैया, अब तुम भी मेरी तरह हमेशा के लिए यहीं रुक जाओगे। मेरे पूरे शरीर में एक तेज झटका लगा और उस पल मेरी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा। मैंने पूरी ताकत से अपनी आवाज को बाहर लाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी आवाज नहीं निकल पाई। फिर वह चुड़ैल मेरी ओर बढ़ी और मेरी आत्मा को अपनी चपेट में ले लिया। अगले ही पल मैं उस जंगल के भूतिया अंधेरे में समा गया। मेरी पूरी मौजूदगी अब उस जंगल का हिस्सा बन चुकी थी और जितेंद्र की तरह
मैं भी उस चुड़ैल के जाल में फंसा हुआ था। अब यह कहानी सिर्फ एक चेतावनी बनकर रह गई थी कि जो भी उस जंगल में कदम रखेगा वह उसी भयावह चुड़ैल के हवाले होगा। और हर रात जंगल के बीच से वो खौफनाक हंसी और चीखें गूंजती रहेंगी, ताकि कोई और इंसान उसकी गिरफ्त में ना आए, जैसे मैं और जितेंद्र थे। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अंधविश्वास और डर का सामना करना बेहद जरूरी है। जब तक हम इन डरावनी और रहस्यमयी चीजों को समझने की कोशिश नहीं करते, तब तक हम उन पर काबू नहीं पा सकते। जितेंद्र और सुनील की कहानी हमें बताती है कि डर के आगे साहस और हिम्मत रखना जरूरी है। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक भी कर देना और एक प्यारा सा कमेंट आप कर देना। आप कहानी कहाँ से सुनते हैं और आपका नाम क्या है, तो अगली वीडियो में आपका शहर का नाम और आपका नाम लिया जाएगा। तो अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। तो दोस्तों, गुड नाइट।